तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी मैं जो आपके लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ला रहा हूँ। तो आज की क्लास में आपके लिए जो लेकर के आया हूँ कुछ डिफरेंट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक के वीडियोस में मैं आप लोगों को सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा था, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैंने सिलेबस आपको एक्सप्लेन करे। पर आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ अलग चीज़ लेके आया हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस समय चल रही है एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स को हो रहा है टेंशन कि भाई इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गई, अब हम क्या करें। क्योंकि एग्ज़ाम चाहे कितना ही लेट आए, पर वो स्टूडेंट्स या फिर कई लोगों के लिए होता है कि अरे ये तो तुरंत आ गई, अब हम लास्ट मोमेंट पे कैसे क्या प्रिपेयर करें। तो मैं आप सभी के लिए जो है आज की क्लास में लेकर के आया हूँ कुछ नोट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट पे बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट करके बोला कि सर अब एग्ज़ाम आ गई तो हम कुछ नोट्स भी चाहते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या आपका व्यक्तित्व विकास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोट्स लेकर के आया हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम के रहेंगे। तो आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो हमारे एमपी में जो है लागू हो चुकी है। तो उसी में जो है वोकेशनल जो कोर्स है, हर स्टूडेंट्स को जो है वोकेशनल कोर्स में पढ़ना है, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ना चाहता है। कुछ स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट ने जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिया होगा, कुछ ने न्यूट्रिशन डाइट लिया होगा, कुछ ने डेयरी मैनेजमेंट लिया होगा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट वोकेशनल सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स ने अपनी रुचि के अनुसार जो है लिए होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ ऑल स्ट्रीम्स, दैट मीन्स के बीए बीएससी बीकॉम के जो भी स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं जो है आज कुछ शॉर्ट नोट्स लेकर के आया हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग शॉर्ट नोट्स, जो कि आप चाहें तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो उस चीज़ को आप बार बार सुन भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर के उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के, कुछ 3-4 दिन 4-5 दिन उसके पहले की प्रिपरेशन इसको कहा जा सकता है कि शॉर्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम उसको जो है ग्रास्प कर सकें। आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका फर्स्ट ईयर का जो वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर है, इसमें आपको 3 यूनिट्स रहेगी। आपके सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं और वो तीनों यूनिट में अलग अलग जो है पार्ट्स बने हुए हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी काय के ऊपर डिपेंड है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो है व्यक्तित्व, सफलता और असफलताओं का सामना करना। तो ये जो टैगलाइन है इसकी, ये आपका सिलेबस की जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट यूनिट जो है इसमें आपको पढ़ना रहेगा व्यक्तित्व, सफलता और असफलताओं का सामना करना। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व। तो सबसे हम पहले बात करेंगे इस पहली यूनिट में, वो करेंगे पर्सनैलिटी की या व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं, ये क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के अनोखे तरीके को ही हम उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक परिभाषा कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो किस तरीके का सोचता है, क्या सोचता है, वो क्या महसूस करता है और वो किस तरीके का व्यवहार करता है, ये तीनों चीजें मिलाकर के उसकी पर्सनैलिटी बनती है। अब हम बात करें कि हमने देखा होगा कि हर व्यक्ति एक दूसरे से
बहुत डिफरेंट होता है। किसी का व्यवहार कैसा होता है, किसी की सोचने की जो एक सोच रहती है किसी व्यक्ति की, वो अलग रहती है। किसी व्यक्ति का जो है महसूस करने का, किसी चीज को महसूस करने का तरीका अलग होता है। तो एक अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें तो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के अनोखे तरीके को ही हम उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। अब आती है बात कि भाई एक उदाहरण के तौर पे बताया जाए कि कैसे कैसे व्यक्ति हो सकते हैं, तो या कैसी कैसी पर्सनैलिटी हो सकती है। तो हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बात करें उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करें तो जैसे कि पहला जो है वो है आपका बहिर्मुखी, मतलब कि एक्सट्रोवर्ट। कुछ लोग कैसे होते हैं बहिर्मुखी, मतलब कि अपन कह सकते हैं जो लोग दूसरों के साथ सहज होते हैं और जो लोग दूसरों के साथ में सहज होते हैं और नए अनुभवों के लिए खुले रहते हैं। तो मतलब कि कुछ एक्सट्रोवर्ट लोग कैसे रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, वो सबके साथ में मिक्सअप हो जाते हैं, सबसे बात कर लेते हैं और सब चीज़ों के में मतलब जो है घुल मिल जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ व्यक्ति जो रहते हैं वो होते हैं अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट। तो जो लोग शांत होते हैं, चिंतनशील होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। कैसे व्यक्ति, मतलब कि आपके जो लोग शांत चिंतनशील होते हैं और अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। तो अंतर्मुखी कैसे रहते हैं, वो अपने आप में मगन रहते हैं, उनको लोगों से मिलने जुलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ज़्यादा और अपने आप में चिंतन में लगे हुए रहते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। उसके बाद में तीसरे प्रकार के होते हैं, वो होते हैं खुले प्रकार के। अब ये लोग कैसे रहते हैं खुले प्रकार के लोग, मतलब कि ये नए नए एडवेंचर के लिए तैयार रहते हैं, मतलब कि ये कल्पनाशील होते हैं। ये जो है कल्पना करते हैं कि मैं ऐसा करूं, तो और फिर उस चीज में लग जाते हैं, तो वो कल्पनाशील होते हैं। उसके बाद में कुछ जो रहते हैं सहमति पूर्ण होते हैं। सहमति पूर्ण होते हैं, मतलब कि ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग सहयोगी और दूसरों के प्रति विचारशील होते हैं, मतलब कि दूसरों को सहयोग भी करते हैं और विचार विमर्श भी करते हैं, किसी भी चीज को लेकर के ऐसे डिसीजन में नहीं पहुंच जाते। फिर कुछ लोग जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ। अब कर्तव्यनिष्ठ कैसे होते हैं कि वो भाई जो है, जो लोग संगठित और जिम्मेदार होते हैं, मतलब कि उनको जो है कुछ भी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो वो जिम्मेदारी से उस कार्य को पूरा करते हैं। कुछ लोग नकारात्मक भी होते हैं। नकारात्मक मतलब कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए भी, या कुछ ना कुछ गलत काम में ही लिप्त रहते हैं, जो दूसरों का भला नहीं देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि ये सब अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी आपने भी देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई पर्सनैलिटी क्या होती है, तो आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को जो है उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। और पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और इतने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये अपन ने एक पॉइंट तो यूनिट 1 का निपटा दिया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो यूनिट 1 का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, अब अपन उसको देखते हैं। तो इस यूनिट का जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि सफलता प्राप्त करने में बाधाएं। तो अब सफलता प्राप्त करने में क्या क्या बाधाएं आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, और सफलता के लिए क्या जिम्मेदार कारक होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि व्यक्तित्व विकास में सफलता का मतलब है अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाना।
तो किसी की भी पर्सनैलिटी की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए कि उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ाना, बेहतर ढंग से संवाद करना और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना, जिससे आप हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो मतलब कि आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सफलता प्राप्त करने में क्या-क्या चीज़ों की बाधाएँ आती है, तो आपको पता है कि एक तो जो है कि आपका मतलब कि नेचर जो रहना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉज़िटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और साथ में क्या होता है कि आपके अंदर जो है आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको बेहतर ढंग से संवाद करना आना चाहिए और आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपका प्रदर्शन बेहतर हो सके। उसके बाद में एक और चीज़ है कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जिम्मेदार कारक हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि आप सफलता आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया कि सफलता प्राप्त करने के क्या कारक हैं, तो आपको क्या-क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक कारक हैं। पहला है आत्म जागरूकता। तो आत्म जागरूकता की अगर बात करें, पहला कारक जो है आत्म जागरूकता। तो आत्म जागरूकता की अगर हम बात करें तो आत्म जागरूकता क्या होती है कि खुद को समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना। तो सबसे पहले क्या होता है आत्म जागरूकता, मतलब कि स्वयं का विश्लेषण करना कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है, उसको हम दूर करें और हमारी जो कमजोरियां हैं उसको भी हम दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो मतलब कि आपको सफलता के लिए पहला कारक तो ये है कि आत्म जागरूकता करनी चाहिए कि अपने आप का स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरी चीज है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की अगर बात की जाए तो आपको ये खुद पे विश्वास भी रखना चाहिए कि और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। तो मतलब कि आप अगर अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो आप ज़रूर उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है सकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच की बात करें तो सकारात्मक सोच में आपको हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और समस्या को समाधान के रूप में देखना। तो मतलब कि आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आएगी पर आपको ये कोशिश करना है कि उसका समाधान ढूँढने की कोशिश करना है, ना कि आपको जो है नेगेटिव सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक आपकी सोच रखनी है। फिर आपको संचार कौशल। तो संचार कौशल में क्या है कि आपकी बात को जो है प्रभावी ढंग से बात करना, मतलब किसी के ऊपर आप ऐसे बात करें कि वो दूसरों के ऊपर कुछ प्रभाव डाल सके, और साथ में आपको जो है दूसरों की बात को सुनना भी चाहिए। दूसरों की बातों को सुनना और समस्याओं और साथ में और दूसरों की बात को समझना, ये 3 पॉइंट है कि प्रभावी ढंग से आपको एक तो बात करना चाहिए और उसके बाद में सुनना चाहिए और दूसरों की बात को समझना भी चाहिए संचार कौशल में। तो ये सब पॉइंट मैं किस चीज़ के बता रहा हूँ आपको? सफलता के लिए जिम्मेदार कारक। सफलता के लिए जिम्मेदार कारक। ये बता रहा हूँ मैं आपको सफलता के लिए क्या-क्या जिम्मेदार कारक हैं। पहला है आत्म जागरूकता, स्वयं का विश्लेषण करना रहता है, आत्मविश्वास, स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस रखना रहता है। तीसरा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। चौथा है संचार कौशल। संचार कौशल मतलब कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आप दूसरों की को अपनी बात अच्छे तरह से रख भी सकें और दूसरों की बात सुन भी सकें, समझ भी सकें। उसके बाद में लक्ष्य निर्धारण।
गोल गोल को जो है आपको निश्चित करना है कि भाई हमारा गोल ये है, और उसको लक्ष्य को निर्धारित करके फिर उसके प्रति आपको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया और हम बैठ गए चुपचाप से कि हाँ ठीक है अपने आप ही काम हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं चलता है। तो आप एक पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण, सफलता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कारक। एक है आपका अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए, आलस करने से बचना चाहिए। उसके बाद में सीखने की इच्छा, मतलब कि नई चीजों को सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए और साथ में उनसे अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए नेचर। आपको जहाँ से भी जो भी चीज सीखने को मिलती है आपको वो चीज सीखनी चाहिए। उसके बाद में गलतियों से सीखना, मतलब असफलताओं से निराश नहीं होना है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या गलती कहाँ कहाँ मेरे से हुई है, तो मैं उस चीज में सुधार लाऊं और उससे कुछ ना कुछ सीखूं। उसके बाद में सकारात्मक संबंध, मतलब कि दूसरों के साथ में अच्छे संबंध बनाना और उनसे कुछ ना कुछ सीखना। उसके बाद में स्व प्रोत्साहन, स्व प्रोत्साहन मतलब कि खुद को मोटिवेट करना। स्वयं को हम खुद भी मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं मैंने आज ये किया है तो मैं कल कुछ और अच्छा करूंगा। तो ऐसा थिंकिंग भी आपको रखना चाहिए। फिर समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि समय का सदुपयोग करना चाहिए और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद में नकारात्मक सोच से दूर होना, मतलब कि नकारात्मक विचारों से दूर रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। मतलब नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना चाहिए और पॉजिटिव चीजों को हमको सोचना चाहिए। उसके बाद में सृजनात्मकता, आप ये पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखें और इसको अच्छा पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे आंसर, तो आपका बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? नए विचारों और समाधानों के बारे में सोचना और उन्हें लागू करना। उसके बाद में आत्मनियंत्रण, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण करके हमको रखना चाहिए। उसके बाद में सहनशीलता, मतलब कि दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण का भी सम्मान करना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए कि हम किसी को दूसरों की बातों को भी रिस्पेक्ट दें। उसके बाद में जिम्मेदार होना, मतलब कि अपने कार्यों के प्रति हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको किसी ने काम सौंपा और हम उस चीज को हल्के में लेकर के उड़ा दिया हमने, ऐसा नहीं है। और उस कार्य की जिम्मेदारी लेकर के उसको पूरा भी करना चाहिए। उसके बाद में स्वस्थ जीवन शैली,
मतलब कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना चाहिए। उसके बाद में कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग, मतलब कि हमें जो है सफलता के लिए कठिन मेहनत भी करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर है आत्म संतुष्टि। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन से संतुष्ट रहने की भावना, मतलब कि आपको संतुष्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब इसके पास वो है, उसके पास वो है, तो वही सोच सोच करके आप टेंशन देते रहें कि इनके पास वो है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको आत्मसंतुष्टि भी रखनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका वो है अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार सफलता प्राप्त करने में बाधाएं कौन कौन सी आती है। अब ये सफलता के लिए जिम्मेदार कारक तो हमने डिस्कस कर लिए कि भाई सफलता जो है उस वो कब मिलती है, जब हम आत्म जागरूकता करते हैं, अपन आत्मविश्वास करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, संचार कौशल रहता है, अपना लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, से चलते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, सीखने का वो रखते हैं, सकारात्मक संबंध रखते हैं, स्व प्रोत्साहन करते हैं, समय प्रबंधन करते हैं, नकारात्मक सोच से दूर रहते हैं, सृजनात्मकता अपने अंदर लाते हैं, आत्मनियंत्रण करते हैं, सहनशीलता रखते हैं, जिम्मेदार होते हैं, स्वस्थ जीवन शैली लेते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और आत्म संतुष्टि के भाव अपने अंदर होते हैं। तो ये जब सब चीजें रहेंगी तब आपको जाकर के सफलता की प्राप्ति होगी। अब सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, अब आपको ये तो अपन ने बात कर ली कि सफलता प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। अब सफलता प्राप्त करने में आपको कौन कौन से कारक जो हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज आती है नकारात्मक सोच। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड पे लिखने में और ज्यादा आपका टाइम जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, आप उसको सुन भी सकते हैं। तो अगर बात करें नकारात्मक सोच की, तो नकारात्मक सोच जो रहती है वो आपके काम में बाधा लाती है। तो हम अभी कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि सफलता के प्राप्त करने में कौन कौन सी चीजें बाधाएं क्रिएट करती है। तो पहला पॉइंट है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपकी जो कार्य आप करेंगे वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में डर, अगर आप अंदर डर रखेंगे किसी चीज को कि अरे ऐसा करने से क्या हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो अगर डर रखेंगे तो आप उस चीज को कभी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में दूसरों से तुलना, अगर आप दूसरों से अपने आप की तुलना करेंगे कि अरे वो तो इतना ग्रेट है उस चीज में, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद में अगर टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की कमी, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं करा तो भी जो है आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में असफलता से डर, आपने अगर ये सोच लिया कि भाई मैं अगर मान लीजिए सफल नहीं हो पाया, ये काम मैंने स्टार्ट किया और मैं सफल नहीं हुआ, मैं ही अगर ये सोच लूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं सफल नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, हम कुछ ना कुछ जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हम उससे कुछ सीखते तो अवश्य हैं। तो अगर ऐसा आप नेचर रखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। आत्म अनुशासन की कमी, अगर आपके अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो भी जो है आप सफल नहीं हो सकते हैं। लक्ष्यहीनता, अगर मान लीजिए कि आपके अंदर कोई आपने गोल ही फिक्स नहीं किया कि भाई आपको क्या करना है लाइफ में, तो भी जो है आप सफल नहीं हो सकते। उसके बाद में पर्यावरण और तकनीक, अगर आपको आपके आसपास अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, और अगर आपको तकनीक का ज्ञान नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं रहेगा, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद में गलत धारणाएं, मतलब कि
आपकी सोच को सीमित करती है। अगर आपने कुछ ऐसी सोच धारणा बना ली कि भाई ऐसा करने से तो ये ऐसा ही होगा, कुछ नेगेटिव सोच अगर आपने रख ली तो आपको जो है आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने जो ये पॉइंट्स बोले हैं स्टूडेंट्स, आप इसको जो है नोट डाउन करके रख सकते हैं, आप बार बार इसको सुन सकते हैं, जिससे कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये चीज़ आपके मन में याद रह जाएगी। तो जब हम किसी चीज़ को याद रखते हैं, बार बार मनन करते हैं किसी चीज़ को, तो वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। अगर हम जो है किसी चीज़ को समझ के अगर सुनते हैं, जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को अगर समझेंगे तो आपको याद रहेगी ये चीज़। अगर आप उसको सिर्फ एक रिवीजन के हिसाब से देखेंगे तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी, क्योंकि अभी मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपको ये चीज़ जो है एक तरीके से हम जो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं उस तरीके का आपको फील आएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं तो असफलताओं से आपका अगला जो टॉपिक है इसमें वो है असफलता का अर्थ क्या है। अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाना या अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त ना कर पाना असफलता कहलाता है। तो भाई असफलता क्या होता है, मतलब कि अपन असफल हो गए किसी चीज में, तो वो चीज क्या हुई कि हमने जो है हम कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए, अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन ना कर पाना या अपेक्षित लक्ष्यों को, जो हमने एक सोचा था कि हम ये लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, जैसे कि आपने टारगेट किया कि मेरे को 100 में से 80 मार्क्स लाना है और आप 50 पे रह गए, तो कहीं ना कहीं आप मन में सोचेंगे कि मैं असफल रहा उस चीज से पहुंचने में। तो वो एक तरीके से हम उसको उस चीज को असफलता कहते हैं। पर ये एक सामान्य अनुभव है, इससे निराश होने के बजाय हमें इससे सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपका जो टॉपिक है ये जैसे कि फर्स्ट यूनिट में आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं, तो पहले तो हमने पर्सनैलिटी के बारे में बात करी कि पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है, वो बात कर ली। उसके बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है, और अगर हम जो है सफल नहीं हो पाते उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, वो मैंने इससे पहले आपको बताया था। उसके बाद में अब हम बात करें असफलता के बारे में, कि अगर हम हार गए तो वो उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं। हमको यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं क्यों असफलता व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल हो। जो व्यक्ति असफल होता है वो व्यक्ति भी कुछ ना कुछ सीखता है कि वही उसको कहाँ उसने गलती की है, उससे उसको सीखना चाहिए। तो मैं अब आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ कुछ कारण के दिए गए हैं क्यों असफलता व्यक्ति विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीखने का अवसर। तो सीखने के अवसर की अगर बात करें तो असफलता हमें गलतियों से सीखने और सुधार करने का मौका देती है। तो सही बात है कि जो है सीखने का अवसर प्रदान करती है कि अगर हमने कुछ क्या गलती करी उसको सुधारेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर लचीलापन और दृढ़ता, तो मतलब कि असफलता से जूझकर हम लचीले और दृढ़ बनते हैं जो सफलता के लिए आवश्यक है। तो मतलब कि हम जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारे अंदर कि हाँ भाई यहाँ पे हमने गलती करी, हम इसको सुधारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेचर अपने अंदर आता है। और फिर एक रिजिडनेस आती है, दृढ़ता आती है। मतलब दृढ़ता मतलब कि ये कि आप जो है दृढ़ होते हैं, निश्चय करते हैं कि अब नहीं, अब ये ऐसा हुआ तो मैं इसको और अच्छे से करके और पूरा करूंगा। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो आत्म जागरूकता, हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर जो है एक जागरूकता होनी चाहिए। असफलता हमें अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचानने में मदद करती है। तो अब वो जो असफल होते हैं तो उनको ये मालूम पड़ता है कि भाई मेरी ये वाली कमजोरी रही है और मैं इससे जो है आगे बढ़ूंगा। सफलता की सराहना, असफलता हमें सफलता की कीमत और महत्व को समझने में मदद करती है। तो भाई मान लीजिए कि अगर हम असफल होते हैं और बहुत बार असफल होकर किसी चीज में सफल होते हैं तो हमको लगता है कि हाँ वाकई में हमने मेहनत की और हमने कुछ किया है लाइफ में। उसके बाद में सहानुभूति और करुणा, सहानुभूति और करुणा मतलब कि असफलता हमें दूसरों के भावनाओं को समझने और उसके प्रति संवेदनशील बनने में मदद करती है। मतलब कि हमें जो है सहानुभूति मतलब कि हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसके प्रति संवेदनशील भी बनते हैं। तो ये तो हुई असफलताओं की बात कि भाई असफलता जो है वो क्या होती है और जो है इससे हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। अब भाई असफलता हो गई, अब उससे हमें निपटने के कुछ सुझाव भी चाहिए।
तो उससे कुछ निपटने के सुझाव की अगर बात की जाए तो असफलता को पहली बात तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि जो है ये तो स्वीकार करना चाहिए कि ये एक स्वाभाविक चीज है कि व्यक्ति सफल भी होता है और व्यक्ति असफल भी होता है। सीखने का प्रयास करें, तो मतलब कि आप असफलता से सीखें और अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करें। आत्म सशक्तिकरण, आत्म सशक्तिकरण की बात करें तो अपनी क्षमताओं और ताकत पर विश्वास रखें। मतलब कि आपको अपने अंदर जो है एक शक्ति को पहचानना चाहिए और अपनी ताकत को पहचान के आगे बढ़ना चाहिए। लगातार प्रयास करें। भाई एक बार प्रॉब्लम हुई, 2 बार प्रॉब्लम, कभी तो उस चीज से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको जो है लगातार प्रयास करना चाहिए। और मदद मांगे। यदि हम जो है मदद मांगना सीख लेंगे, हम उसमें हम कोई छोटे नहीं हो जाते। हमें अगर कोई सी चीज नहीं आती तो हमको लोगों से पूछना चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हैं। अगर हमको हमारे से छोटे व्यक्ति से भी कुछ सीखने को मिलता है तो हमको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि उसको सीखने से हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसको सीखने से हमको एक नॉलेज और बढ़ जाएगा तो हम और ऊपर उठ जाएंगे। तो ये नेचर हमको रखना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विश्वास की शक्ति, अगर विश्वास की शक्ति की बात करें, ये भी आपका एक टॉपिक है। तो विश्वास लोगों को अडिग संकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाता है। विश्वास ही वो चीज है जो किसी भी परिस्थिति का असाधारण दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने की क्षमता को प्रेरित करती है, क्योंकि उनका मानना है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग विपरीत परिस्थितियों में क्या करना है इस पर अडिग ध्यान बनाए रखते हैं। तो मतलब कि आपके अंदर एक विश्वास की शक्ति होना चाहिए कि भाई आप जो है ऐसा कर सकते हैं, इस चीज का आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। यही आपके विश्वास की शक्ति होती है। उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट जो क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। एक टॉपिक है स्वॉट विश्लेषण, स्वॉट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं। ये मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ कि आखिर ये क्या चीज की मैं बात कर रहा हूँ। SWOT, स्वॉट विश्लेषण। इसका मतलब होता है, ये जो स्वॉट है इसका फुल फॉर्म भी कभी आपसे पूछ ले तो याद रहना चाहिए। S मतलब कि स्ट्रेंथ, मतलब कि ताकत। W मतलब कि होता है वीकनेस, मतलब कि कमजोरियां। O मतलब कि होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर। फिर T मतलब होता है थ्रेट्स, मतलब कि खतरे। तो एक शक्तिशाली उपकरण है स्वॉट। क्या है? एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपनी ताकत, कमजोरी, अवसरों और खतरों को पहचान कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब कि स्वॉट क्या है? एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपनी ताकत, आपकी जो कमजोरियां हैं, आपके जो अवसर हैं और खतरों को पहचानने में आपको और लक्ष्य प्राप्त करने में और खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो स्वॉट विश्लेषण एक राजनीतिक योजना उपकरण है जो आपको अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करने में मदद करता है। स्वॉट शब्द 4 शब्दों से बना हुआ है। S मतलब कि स्ट्रेंथ, मतलब कि ताकत। आपके पास क्या है जो आपको दूसरों से बेहतर बना, मतलब कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होता है। S मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत, और आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए कि आप किस तरीके से दूसरे व्यक्ति से इस पॉइंट पे ताकतवर हैं। उसके बाद में कमजोरी, कमजोरी मतलब कि वीकनेस।
तो आपको आपके पास क्या है, आपको दूसरों से पीछे छोड़ सकती है। मतलब को आपको अपनी वीकनेस का भी पता होना चाहिए कि मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आपकी अपॉर्चुनिटी या अवसर आपके पास क्या है, अब और जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, आपको उसको पहचानना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये चीज़ है और मैं इस पॉइंट पे जो है इस चीज़ की मदद से आगे बढ़ सकता हूँ, तो इसको भी आपको पहचानना पड़ेगा। खतरे आपके सामने क्या है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, थ्रेट जिसको हम खतरे कहते हैं, तो आपको ये चीज़ भी जानना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो अब ये जो स्वोट विश्लेषण है, इसका उपयोग व्यक्तित्व विकास में हम कैसे करें। आपका जो एक टॉपिक है वो है स्वोट विश्लेषण और लक्ष्य निर्धारण। तो हमने पहले तो स्वोट का मतलब जान लिया कि भाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इसका मतलब होता है। फिर अब इसके बारे में इसके विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व विकास में हम कैसे करें, हमारे व्यक्तित्व को हम इसकी मदद से कैसे आगे बढ़ाएं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आत्म मूल्यांकन। स्वोट विश्लेषण आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। मतलब कि स्वोट का जो विश्लेषण है, ये सारी चीजें अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आप जो है आप किस पॉइंट पे कमजोर है, किस पॉइंट पे आप मजबूत हैं, वो सब चीजें आप इसको देख करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण। स्वोट विश्लेषण आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मतलब कि ये स्वोट विश्लेषण जो है ये आपको, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्वोट, ये जो टर्म यूज किया है, ये जो है आपको व्यक्तित्व विकास में कैसे मदद कर सकता है। तो पहला पॉइंट इतने कह दिया कि पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमको आत्म मूल्यांकन करवाता है कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, ये करवाता है। उसके बाद में फिर ये क्या कराता है, अपने को लक्ष्य का निर्धारण कराता है। ये हमें बताता है कि हमको कौन सा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके प्रति हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद में सुधार के लिए योजना। मतलब कि ये हमको सुधार के बारे में बताता है कि हम इस पॉइंट पे यहाँ पे सुधार कर सकते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। सुधार के लिए योजना बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद में संभावित खतरों से बचाव। स्वोट विश्लेषण आपको संभावित खतरों की पहचान करने और उनसे बचने के लिए योजना बनाने में मदद करता है। मतलब कि आप जो है इससे जो है आप क्या क्या खतरा हो सकता है, आपके इन कमियों से कुछ कमियां भी रहती है तो आप उनसे क्या खतरा हो सकता है, तो आप उन खतरों को पहले से जान सकेंगे और आप जो है उनसे बचने के पहले ही उपाय भी जान पाएंगे। उसके बाद में हम ये सब चीजें थी आपकी फर्स्ट यूनिट में। अभी हम आपको ये फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताई, अभी मैं आपको सेकंड यूनिट भी बताने वाला हूं दोस्तों। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना रहेगा, जो आपकी सेकंड यूनिट रहेगी इसमें आपको ये काय के ऊपर डिपेंड है आपकी सेकंड यूनिट। पहली यूनिट तो आपकी डिपेंड थी व्यक्तित्व के ऊपर और सफलता और असफलता के ऊपर थी। अब जो दूसरी यूनिट है, यूनिट 2 जो है आपकी, वो काय के ऊपर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तीन यूनिट है आपकी, तो पहली यूनिट आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी। अब आपकी सेकंड यूनिट आ गई, तो सेकंड यूनिट जो है ये काय के बारे में है, समय और तनाव प्रबंधन और रोजगारकता। तो मतलब कि ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि आपको जो सेकंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, समय और तनाव अगर होता है तो उसका कैसे प्रबंधन करें, और रोजगार
के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समय की। तो व्यक्तित्व विकास में एक समय जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करने में मदद मिलती है। तो मैं आपको जब यहाँ इसमें जब मैंने एक नोट्स आपके लिए तैयार करे हुए हैं, जब मैं बोलता हूँ तो आप उस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी फिर थोड़ी बोरियत लगने लगेगी। पर ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट पॉइंट पे अगर आप ये मेरे वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर के एंड तक बिना स्किप किए है, सिर्फ आप ऐसे आँख बंद करके भी अगर सुनेंगे एक कहानी की तरह, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में याद रह जाएगी और आप जो है परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इतना तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो हम सेकंड यूनिट की बात कर रहे थे। सेकंड यूनिट में समय को एक संसाधन के रूप में हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि समय को हम अगर प्रभावी ढंग से उपयोग में लेंगे तो हम जरूर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब समय प्रबंधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। सबसे पहला है उत्पादकता में वृद्धि। समय का प्रभावी प्रबंधन करने से व्यक्ति अधिक काम कर सकता है और अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकता है। तो पहला हो गया आपका प्रोडक्टिविटी, कि अगर आपने मतलब कि समय को जो है टाइम को बिल्कुल मैनेज करके रखा, तो आप काम को एक अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। आप मतलब कि मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 7 बजे उठ करके ये काम करूंगा, और आप वही काम अगर 10 बजे आप वही काम 8 बजे कर रहे हैं या 9 बजे कर रहे हैं, तो मतलब कि आपने 2 घंटे उसमें या 1 घंटे उसमें वेस्ट कर दिए। तो इसका पहले पॉइंट का मतलब यही है। दूसरा है तनाव में कमी। समय का उचित प्रबंधन करने से व्यक्ति तनाव और चिंता से दूर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम पे आपने काम कर लिया, कोई सा काम आपका है, तो आप बाद में तनाव मुक्त हो सकते हैं। आपको फिर उस चीज का टेंशन रखने की जरूरत नहीं होती। तीसरी चीज है आत्म अनुशासन में वृद्धि। तो मतलब कि क्या होगा कि समय का आपने ध्यान रखा तो आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा कि भाई मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति, कि इस टाइम पे मुझे वहां पहुंचना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है। तो आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगेंगे। सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास, मतलब कि आपका समय का प्रभावी प्रबंधन करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जिससे उसका व्यक्तित्व सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मतलब कि अगर डिसिप्लिन व्यक्ति रहेगा तो वो क्या होगा, आपका सकारात्मक व्यक्तित्व दिखेगा उसमें, क्योंकि आप सब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मतलब कि आप जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम को कंप्लीट करेंगे। फिर समय का सदुपयोग। समय प्रबंधन से व्यक्ति को अपने खाली समय को सदुपयोग करने और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। मतलब अगर आप टाइम से काम करेंगे तो आपको फ्री टाइम भी मिलेगा, और उस फ्री टाइम को आप जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि समय प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव, अगर कुछ सुझाव दिए जाए तो क्या दिए जाए। पहला सुझाव है आपका लक्ष्य निर्धारित करें। तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। फिर दूसरी चीज होती है समय सारणी बनाएं, मतलब कि एक टाइम टेबल बनाएं। फिर होता है प्राथमिकता निर्धारित करें कि भाई हमको ये काम महत्वपूर्ण है तो इनको हम पहले पॉइंट पे हमको ये काम करना है, दूसरे पॉइंट पे ये काम करना है। समय बर्बाद करने वाली चीजों से बचें, मतलब कि जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है उस चीज से हमको दूर होना चाहिए। ब्रेक लें, बीच बीच में छोटे ब्रेक लें ताकि आप थके हुए महसूस ना करें। बीच बीच में मतलब कि आप उस काम करें तो बीच में ऐसा पॉइंट भी रखें कि आप थोड़ा बहुत उस चीज से ब्रेक ले सकें। समय का सदुपयोग करें, खाली समय का सदुपयोग करें और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाएं। तो इसका निष्कर्ष ये है कि समय एक मूल्यवान संसाधन है, जिसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित कर सकता है। अब अगला पॉइंट जो है सेकंड यूनिट का, वो है आपका समय के बर्बादी का कारकों की पहचान, कि समय की बर्बादी जो है वो किस किस कारण से होती है। तो अगर हम विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, तो देखें कि समय कहाँ व्यर्थ जा रहा है। तो सही बात है कि भाई हम हमारी दिनचर्या को देखें कि हमारा जो टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। कोई सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई अनैतिक बातचीत में कर रहा है टाइम वेस्ट, कोई अव्यवस्थित कार्य क्षेत्र में, और जैसे कि सामान्य समय बर्बाद करने वाले कारकों की पहचान। तो अगर हम मुख्य कारण बताएं समय की बर्बादी के, तो पहले तो होता है अव्यवस्थित
कार्य क्षेत्र, बिखरा हुआ कार्य क्षेत्र या डिजिटल फाइलों का अभाव समय की बर्बादी का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, क्योंकि इससे दस्तावेजों और संसाधनों की खोजने में समय बर्बाद होता है। तो कहने का मतलब ये कि आपने किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, वहां आपने फाइलें कहीं भी फेंक दी, अब क्या होगा कि आपको टाइम पे जो फाइल चाहिए वो आपको मिल नहीं रही, आप ढूंढ रहे हैं इधर उधर, तो वो भी जो है आपका अव्यवस्थित कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। समय बर्बादी के कारण बता रहा हूँ इस समय। तो पहला तो हो गया अव्यवस्थित कार्य क्षेत्र। दूसरा होता है सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। सोशल मीडिया जो है आप चलाएंगे तो आपको हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ नई चीज दिखेगी, तो आपका वहां भी समय बर्बाद होगा। अव्यवस्थित संचालन, काम को टालना या बिना योजना के काम करना समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। तो मतलब कि आपने काम को, आज के काम को कल पे डाल दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका जो आज आप जिस टाइम को यूटिलाइज कर सकते थे, आपने उस टाइम को वेस्ट कर दिया और आपका काम भी नहीं हुआ। अनावश्यक अनावश्यक बैठकें, लंबी या अनावश्यक बैठकों में शामिल होना समय की बर्बादी का एक और कारण है। कई बच्चे जो रहते हैं, यहाँ ग्रुप बना के बैठ गए, वहां ग्रुप बना के बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, आप बैठ के फालतू की बातें में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही टाइम में आप कुछ सीख भी सकते हैं। तो ये चीजें, असंगठित कार्यस्थान, एक अव्यवस्थित कार्यस्थान भी समय की बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे चीजें ढूंढने में समय बर्बाद होता है। अनुशासन की कमी, काम को टालना, समय पे नहीं करना, ये भी जो है एक समय की बर्बादी है। देरी, समय पर काम पूरा ना करना, काम को देरी से करना, ये भी समय की बर्बादी का काम है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग, एक ही समय पे कई काम कर रहे हैं आप, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका ध्यान जो है वो भटकेगा। आप जो है एक ही टाइम पे अगर बहुत सारे काम करेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। परफेक्टलिज्म, हर चीज को एकदम सही करने की कोशिश करना भी समय को बर्बाद करने का कारण बन जाता है कई बार, कि मैं इसको परफेक्ट करूंगा, मैं इसको परफेक्ट करूंगा। अभी मैं आपके सामने वीडियो पे सामने आया हूँ, अब हो सकता है कि मैं मान लीजिए 10 बार ये कि मैं क्या पता मैं कैमरे के सामने ठीक से दिख रहा हूँ कि नहीं, क्या पता मैंने जो लिखा वो सही से लिखा कि नहीं। अगर मैं बार बार इसी चीज पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी समय बर्बाद होगा। तो ज्यादा परफेक्टनिस्ट भी सही नहीं है। योजना का अभाव, बिना योजना के अगर अपन कोई काम करे जा रहे हैं, अपने को पता ही नहीं कि आगे अपने को क्या करना है उसमें, तो वहां भी जो है समय का जो है वेस्टेज है। अतिरिक्त बातचीत, बिना काम के अपन बातें किए जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो वो भी जो है। फालतू वीडियो देखना, मतलब कि आप जो है बिना ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज में। उसके बाद में अगला जो आपका इसी में जो पॉइंट है वो है आपका समय प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जाए, समय को कैसे प्रबंधित किया जाए। तो पहला है समय निर्धारित करें, एक टाइम मैनेजमेंट करें। उसके बाद में समय सारणी बनाएं। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको ये पॉइंट्स जो है आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि मैं जो आपको पॉइंट बोल रहा हूँ ये आप आपके पास में जरूर लिख के रखें। और इन पॉइंट्स को आप जो है जब एग्जाम में लिखते हैं कॉपी में, तो आप ऐसा नहीं कि इधर से लिखना स्टार्ट करा इधर तक लिख दिया। आपको ब्लैक पेन भी लेके जाना है, हाईलाइटिंग वाले पेन भी लेके जाना है। उन पेन से आप ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको उन कलर पेन से या फिर आप ब्लैक पेन से उसको लिखेंगे कॉपी में, तो पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। तो समय प्रबंधन के लिए कौन कौन सी टेक्निक होती है? एक तो लक्ष्य निर्धारित करें, गोल में बनाएं एक किसी भी चीज का, समय सारणी बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, कार्य को प्राथमिकता दें, जो काम जब करना है आप उसी समय करें, ब्रेक लें, काम करते करते बीच बीच में ब्रेक लेके काम करें, टाइमर या समय के ब्लॉक तय करके एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब कि एक टाइमर लगाएं कि इस टाइम में मेरे को जो है काम कंप्लीट करना है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा काम है तो फिर उसमें ये डिवाइड कर दे कि ये इतना काम अब करना है, उतना काम अब करना है, उतना काम अब करना है। ऐसे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटें। फिर कार्य स्थल को व्यवस्थित रखें, जहाँ पे आप काम करें वहां उस जगह को व्यवस्थित रखें। अनावश्यक कार्यों से बचें, मतलब कि बिना काम के काम को टालमटोल करने से बचना चाहिए। प्रगति पर नजर रखें कि भई अपन जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी प्रगति हो रही है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक कार्यों से बचें, बिना काम के काम से बचें। प्रगति पर नजर रखें, स्वयं का मूल्यांकन करें, अपना भी मूल्यांकन करें कि भाई या डायरी में रोज की बातें लिखें। अगर जिस दिन आप डायरी में लिखने लग गए ना कि रोज की बातें कि आज मैंने दिन में क्या किया, उस दिन आप
बहुत सदमे में आ सकते हैं देखा जाए तो, कि आपने तो क्या करा अपने दिन भर में। ये मतलब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी वाली बात हो जाएगी। फिर समय प्रबंधन से जुड़े कुछ और सिद्धांत: योजना बनाना, ध्यान केंद्रित करना, विकर्षणों को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना, समय सीमा तय करना, टाइम ट्रैकिंग, स्वस्थ आदतें बनाना। तो ये तो हुई बात फ्रेंड्स समय प्रबंधन की। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट में, आपको जो अगला टॉपिक है वो है तनाव का परिचय, कि भाई तनाव के बारे में डिस्कस करना है। तो तनाव एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब हम दबाव, चिंता या परेशानी महसूस करते हैं। तो मतलब तनाव में क्या होता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। तो मतलब कि ये क्या कर सकती है कि ये हमें जो है शारीरिक तौर पे भी हमें परेशान करती है, हम मानसिक तौर पे भी उससे परेशान होते हैं। और तो ये सब चीजें जो मिलकर के तनाव बनाती है। अब तनाव का अर्थ क्या होता है? तनाव का अर्थ होता है जब हम किसी चुनौती या मांग का सामना करते हैं तो हमारे शरीर और मन की प्रतिक्रिया होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी चीज, तनाव मतलब कि टेंशन, जब कभी भी हम टेंशन में रहते हैं तो हम दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, हम गुस्सा करते हैं। उसके बाद में हम बॉडी में भी मतलब हम कई बार खाना नहीं खाते हैं, कई बार टाइम से कुछ करते नहीं हैं। तो ये भी जो है एक तरीके का तनाव होता है, तनाव का कारण होता है। अब तनाव के प्रकार की अगर बात करें तो थोड़ी मात्रा में तनाव हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये हमें प्रेरित कर सकता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि तनाव हमको कई बार क्या होता है, ऐसे भी हो सकता है कि हमने कुछ काम करना चाहा पर वो जो है सही से नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हुई। तो हम उस समय टेंशन में तो आएंगे, पर ये है कि हम उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख लेंगे। धनात्मक तनाव: थोड़ी मात्रा में तनाव हमारे लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि ये हमें प्रेरित करता है। नकारात्मक तनाव: अधिक या लंबे समय तक तनाव हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। उसके बाद में तनाव के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं टेंशन के क्या क्या प्रभाव होते हैं? शारीरिक प्रभाव: तनाव होता है तो सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, थकान होती है, नींद नहीं आती है। उसके बाद में मानसिक प्रभाव: तनाव में चिंता, अवसाद और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि 10 जगह टेंशन चलता रहता है अपने दिमाग में, तो हम उस पर घूमते रहते हैं। उसके बाद में व्यवहार संबंधी तनाव मतलब प्रभाव, मतलब कि हम क्या होता है कि तनाव में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, दूसरों से दूर रहने की प्रवृत्ति हो जाती है कि हम दूसरे लोगों से दूर रहते हैं, उनके पास जाते इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। अब तनाव से निपटने के तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि तनाव से कैसे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहला तो है तनाव से निपटने का कि हम तनाव के कारणों को पहचानें कि भाई तनाव का आखिरकार कारण क्या है। तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीकों को अपनाएं, व्यायाम करें, पर्याप्त नींद निकालें, ठीक है, और स्वस्थ प्रवृत्ति को रखें। फिर तनाव से निपटने के जो और भी तरीके हैं, जैसे कि मन को शांत करने के लिए तकनीकें सीखें, ध्यान करें, योग करें, उसके बाद में गहरी सांसें लें, फिर किसी से बात करें, हमारे अंदर कोई टेंशन है तो हम किसी के साथ शेयर करें, तो उससे भी जो है ये तनाव दूर होता है। और अपनी सीमाओं को जाने कि भाई हमारी क्या एक लिमिट्स है, उसको भी ध्यान में रखें, उसके हिसाब से हम काम करें। अब तनाव के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना, तो भाई हम नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? तो ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने का तरीका है। तनाव प्रबंधन में आत्म देखभाल, तनाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रबंधित करने और तनाव परिस्थितियों में बदलाव करना शामिल है। सबसे पहले बात है तनाव प्रबंधन के तरीके बता रहा हूँ मैं अब आपको, कि सबसे खाना, स्वस्थ भोजन करना, जैसे कि ज़्यादा फल सब्जियाँ और साबुत अनाज खाना, व्यायाम करना, टहलने जाना, योग करना, खेलना, इससे भी आपका तनाव कम हो सकता है। नींद लेना, पर्याप्त नींद लेने से भी आपका तनाव कम होता है। समय प्रबंधन करना, टाइम का मैनेजमेंट करना, आराम मतलब कि थोड़ा रिलैक्स और रेस्ट भी करना, दूसरों से जुड़ना, दोस्त और परिवार से सबसे जुड़ना, लोगों से जुड़ने पे भी तनाव कम होता है। तनाव करने वाली गतिविधियां, मालिश कराना, बबल बाथ लेना, संगीत सुनना, कॉमेडी देखना, नकारात्मक सोच से बचना, मतलब कि नकारात्मक आत्मचर्चा से भी बचना। उसके बाद में
तनाव के कारणों पर ध्यान देना कि भाई अपने को जो है तनाव किस वजह से हो रहा है, उन कारणों को दूर करने की कोशिश करना कि इस वजह से हमको तनाव हो रहा है, इसलिए हम उस कारण को दूर करें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता, मतलब कि जो यदि तनाव ज़्यादा हो गया है तो चिकित्सक की भी अपने को मदद लेनी चाहिए ताकि वो हमको तनाव से बाहर लाने में मदद कर सके। अब सेकंड यूनिट में आपको दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो रिज्यूम के बारे में है। रिज्यूम, तो रिज्यूम के बारे में आप जानते होंगे कि आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो आप रिज्यूम तैयार करते हैं, तो आपको एक मजबूत रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम मतलब कि एक अच्छा सा, कहीं नौकरी के लिए आप आवेदन दे रहे हैं तो वहाँ रिज्यूम तैयार करके जा रहे हैं, तो आपको कैसे बनाना है कि एक मजबूत रिज्यूम बनाना जो आपके व्यक्तित्व को भी उजागर करे कि भाई आपका व्यक्तित्व क्या है, वो आपके रिज्यूम में दिखता है। नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाता है। आप इसमें अपने कौशल, अनुभव और उपलब्धियों को स्पष्ट और प्रासंगिक तरीके से दर्शाना शामिल है। साथ ही आपकी रुचियों और व्यक्तित्व को भी दर्शाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिज्यूम बनाते हैं आप, तो उस रिज्यूम, वो आपका रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के पास नौकरी लेने के लिए वो रिज्यूम लेकर के जाएं तो उसमें आपको सामने वाले को प्रॉपर दिखे कि आपका क्या कौशल है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका क्या अनुभव है, आपके अंदर क्या उपलब्धि है, ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए, आपकी रुचियाँ दिखनी चाहिए। और जानकारी स्पष्ट और व्यवस्थित रखें, जैसे कि संपर्क, आपसे जो संपर्क करना है, आपका नाम, पता, ईमेल और फ़ोन नंबर स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद में सारांश और उद्देश्य, तो मतलब कि एक छोटे पैराग्राफ में आपका अनुभव और लक्ष्यों को समेटें। कार्य अनुभव, आपकी पिछली नौकरियों और जिम्मेदारियों को उल्लेखित करें, साथ ही हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बताएं। शिक्षा, अपने शैक्षणिक संस्थानों, डिग्री और प्रासंगिक पाठ्यक्रमों को सूचीबद्ध करें। कौशल, अपने तकनीक और सॉफ्ट स्किल्स को सूचीबद्ध करें जो नौकरी के लिए प्रासंगिक हो। उसके बाद में रुचियां, शौक, यदि आप चाहें तो अपनी रुचियां और शौक को भी शामिल कर सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। व्यक्तित्व को उजागर करें, मतलब कि कौशल, केवल कौशल सूची ना बनाएं बल्कि ये भी बताएं कि आपने वो कौशल कैसे सीखे और उनका उपयोग कैसे किया। फिर उपलब्धियां, अपनी उपलब्धियों को संख्यात्मक रूप से दर्शाएं ताकि नियोक्ता को आपके योगदान का पता चले कि भाई आपको कैसे ये चीजें मिली। कार्य अनुभव, हर नौकरी के लिए अपनी जिम्मेदारियों और उपलब्धियों को विशिष्ट रूप से बताएं कि भाई मैंने ये नौकरी करी है तो इस नौकरी में मैंने ये काम करे हैं और ये चीजें मैंने उपलब्धि पाई है। भाषा, अपने रिज्यूम की भाषा का प्रयोग स्पष्ट और पेशेवर रखें। अब रिज्यूम का जो प्रारूप रहता है वो कैसा होता है, कालानुक्रमिक, ये सबसे सामान्य प्रारूप है जो आपके अनुभव को समय के क्रम में दर्शाता है, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। कार्यात्मक, एक प्रारूप आपके कौशल और अनुभव को उजागर करता है, खासकर यदि आपके पास अनुभव है। संयोजन, ये दोनों प्रारूपों का मिश्रण है जो आपके कौशल और अनुभव को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो आपको ये सब चीजें जो है एक रेज्यूम बनाने में ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो रेज्यूम में आपकी कुछ चीजें भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो रेज्यूम में आपको जो है यही सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है आपका ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने की कला। अब ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं कि जब कभी हम आपके लोगों ने मिलकर के ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करी, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, कैसे करते हैं। तो समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन मतलब कि समूह चर्चा, ये भी आपका एक टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना, अपने विचारों को स्पष्ट और आत्मविश्वास से व्यक्त करें, दूसरों की बात ध्यान से सुने और उनके विचारों का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। तो जब भी आप कभी ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको क्या करना है कि दूसरों की बातें भी सुनना है, भले ही आप उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर आपको जो है उनकी बातों का भी जो है सम्मान रखना चाहिए।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है जो आपको समूह चर्चा में प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद कर सकती है। मतलब कि आप समूह चर्चा की जब बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है दोस्तों कि आप जो है तैयारी करें। तो तैयारी करें मतलब कि चर्चा के विषय में चर्चा के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए और तर्क संगत तरीके से आप उसको रख सकें। मतलब कि जब भी आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएं तो आपको तैयारी करके रखना चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करने जा रहे हैं। सक्रिय रूप से सुने, आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या पॉइंट कह रहा है, वो कौन सा पॉइंट पे गलत है, कौन से पॉइंट पे सही है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। आपके जो विचार हैं उनको साफ साफ तरीके से बताएं। आत्मविश्वास रखें, ऐसा नहीं कि घबराहट रखें, आप जो है जो भी आप कहना चाहते हैं वो जो है आत्मविश्वास के साथ करें। संयम बनाए रखें, किसी की बात को काटना नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक सुनना चाहिए, उसके बाद में जो है आपको उसमें प्रतिक्रिया देना चाहिए। विनोदी और मैत्रीपूर्ण बने, मतलब कि चर्चा को हल्का और मैत्रीपूर्ण बनाए रखें। समय पर बोले, जब आपका टर्न आता है तभी आप बोलें। तटस्थ और विषय वस्तुनिष्ठ रहें, मतलब कि चर्चा की शुरुआत तटस्थ रूप से करें और पक्षपात दिखाने से बचें। समूह को शामिल करें, खुलेआम सवाल पूछकर भागीदारी को प्रोत्साहित करें। एजेंडा तय करें, उन मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा बनाएं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में सेकंड यूनिट में आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका साक्षात्कार के बारे में, मतलब कि इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू जो कि है क्या होता है, क्या कैसे होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसको भी ध्यान पूर्वक सुने, तो आपको जो है ये टॉपिक भी अगर परीक्षा में आता है तो आप इस पे अच्छे से लिख सकेंगे। तो साक्षात्कार में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आपकी क्षमता, अनुभव और कंपनी के साथ आपकी समझ को परखने के लिए होते हैं। मतलब कि क्या है कि साक्षात्कार में एक व्यक्ति आपको सामने से बैठ करके समझ पाता है कि ये आखिरकार ये जो व्यक्ति सामने अपने बैठा है ये कितना नॉलेजेबल है, ये किस तरीके का व्यक्ति है, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बताते हैं। सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि अपने बारे में बताएं, आपकी ताकतें क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, आप इस नौकरी के लिए क्यों योग्य हैं और आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, ये आपसे सामने वाला पूछ सकता है। यहाँ कुछ और सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों का उदाहरण है, जैसे कि आपके अनुभव और कौशल से संबंधित पूछ सकते हैं कि पिछले अनुभव के बारे में बताइए, या आपने किस तरह के काम किए हैं, आपके पास कौन कौन से कौशल हैं जो इस नौकरी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्या आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के बारे में बता सकते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कैसे इस चीज़ से निपट सकते हैं। उसके बाद में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, आपने मतलब ऐसी क्या उपलब्धि प्राप्त की है, आपकी कमजोरियाँ क्या है, आप जो है सैलरी की क्या उम्मीद करते हैं कि भाई आपको कितनी सैलरी चाहिए, आप नौकरी की जिम्मेदारी क्या है आपकी, नौकरी में मतलब जो नौकरी आपको दी जा रही है इसमें क्या जिम्मेदारी है आपकी, आपको ये भी याद होना चाहिए। आप कैसे काम करेंगे इस चीज़ पे, कार्यशैली होनी चाहिए। तनाव कैसे प्रबंधित करेंगे, मतलब कि आप टेंशन में हैं किसी चीज़ में तो आप उससे कैसे ओवरकम करेंगे। आपकी नेतृत्व शैली कैसी होगी, मतलब कि आप कैसा नेतृत्व जो है करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं साक्षात्कार में, तो ये आपको एक जनरल आना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आपकी सेकंड यूनिट। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट में कि थर्ड यूनिट जो है आपकी क्या है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। दोस्तों ये जो लेक्चर आज मैं आपके लिए लाया हूँ, ये काफ़ी मेहनत के बाद में मैंने ये बहुत सर्च की है ये चीज़ें, और आपके लिए मैं लेके आया हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सके। तो मैं आपसे ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और इससे जितने लोगों का भला हो सके उतना ज़्यादा भला होना चाहिए इस वीडियो से। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं और भी वीडियो लाऊंगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे नया काम करने में हेल्प मिलेगी कि हाँ, मुझे मेरे काम जो है वो सार्थक हो रहा है, तो मैं इस और अच्छे से अच्छा काम आपके सामने लाकर आपको दिखाऊंगा। तो अब ये जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 3, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 3rd यूनिट में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है, मतलब कि संचार कौशल के बारे में। संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार। आपकी जो 3rd यूनिट है वो संचार कौशल और डिजिटल मैनर्स कह सकते हैं या शिष्टाचार कह सकते हैं। अब हम संचार कौशल की बात करेंगे, तो इसमें या कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे, तो सबसे पहला इसमें जो आपका टॉपिक है वो है प्रभावी पठन लेखन श्रवण के कौशल। मतलब कि आपका जो भाषा कौशल के महत्वपूर्ण अंग जो क्रमशः लिखित और मौखिक विचारों को समझने, व्यक्त करने और सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पठन, पाठक और लेखन। देखिए, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, संचार करना। तो आपको इसमें जो टॉपिक आपके यूनिट में पूछा गया है वो है एक तो प्रभावी पठन, एक है लेखन और श्रवण के कौशल के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभावी पठन, लेखन और श्रवण भाषा कौशल के जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो क्रमशः लिखित और मौखिक विचारों को समझने, व्यक्त करने और सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। क्या आप लिख सकते हैं, इसको वापस से आप बैक करके सुन सकते हैं कि जो प्रभावी पठन, लेखन और श्रवण है ये भाषा कौशल के महत्वपूर्ण अंग है और ये क्या करते हैं? लिखित और मौखिक विचारों को समझने, व्यक्त करने और सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। अब प्रभावी पठन, सबसे पहले पठन की बात करें तो लिखित सामग्री को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। पठन कौशल में शब्दों को पहचानना, पढ़ना और समझकर अर्थ निकालने की क्षमता शामिल होती है। तो मतलब कि पठन मतलब कि पढ़ना किसी चीज को, उसको पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझना और उसका जो वो क्या समझाना चाह रहा है उसको समझने को पठन कहते हैं। लेखन, अपने विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने का क्षमता। लेखन कौशल में विचारों को व्यवस्थित करना, भाषा का सही उपयोग करना और स्पष्ट रूप से लिखना शामिल है। तो कहने का मतलब ये है, लेखन में आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो आपके विचारों को जब आप व्यक्त कर रहे हैं तो उसको, या भावनाओं को लिखित रूप से जब व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी जो भाषा है उसका सही उपयोग करना चाहिए और स्पष्ट रूप से लिखना भी शामिल होना चाहिए। अब श्रवण की बात करें तो श्रवण क्या मतलब? सुनना होता है। किसी भी कथन को सुनकर, समझकर उस पर चिंतन मनन करना, उस संबंधित उचित प्रतिक्रिया देना या निर्णय लेना, ये जो है श्रवण के अंतर्गत आता है। तो ये 3 चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संचार कौशल में प्रभावी पठन, लेखन और श्रवण क्या होता है, तो प्रभावी पठन मतलब कि अच्छे से पढ़ना और फिर बाद में उसकी जो एक एक चीज को, उसकी भाषा को समझना और उससे क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की बात है। लेखन मतलब कि आप लिखना, आपकी भाषा जो है, अपने भावनाओं को आप जब लिख रहे हैं तो उसको अच्छी भाषा में लिखना है ताकि सब तक अच्छे से पहुंच सके। फिर श्रवण, जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो आपको उसको अच्छी तरीके से सुनना है और मनन करना है और चिंतन करना है, उससे संबंधित उसकी प्रतिक्रिया, उचित प्रतिक्रिया देने और लेना का निर्णय है। फिर आपका जो दूसरा टॉपिक है 3री यूनिट में वो है हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। अब हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की अगर बात की जाए तो हार्ड स्किल तकनीकी या विशिष्ट ज्ञान और कौशल होते हैं जिन्हें सीखा जा सकता है और मापा जा सकता है, जबकि सॉफ्ट स्किल व्यक्तिगत गुण और व्यवहार होते हैं जो लोगों के साथ काम करने और संवाद करने की क्षमता को दर्शाते हैं। तो मतलब कि अगर अब अपन डिस्कस करते हैं कि भाई हार्ड स्किल क्या होता है, तो सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें तो हार्ड स्किल के बारे में मैं बताता हूं कि ये विशिष्ट
मापने, आप लिख सकते हैं इसको, ये विशिष्ट मापने योग्य योग्यताएं या ज्ञान है जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे तकनीकी कौशल या सॉफ्टवेयर की दक्षता। मतलब कि हमको किसी चीज की हार्ड स्किल, जैसे हार्डवेयर की बात है वैसा ही इसमें है कि आपको किसी चीज का तकनीकी कौशल या दक्षता है आपके अंदर। उदाहरण के तौर पे प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, टाइपिंग, डेटा विश्लेषण, किसी विशेष सॉफ्टवेयर या उपकरण का उपयोग करना। कैसे विकसित कर सकते हैं? शिक्षा से कर सकते हैं, प्रशिक्षण से कर सकते हैं, या अनुभव के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब कि किसी चीज का टेक्निकल ज्ञान होना। हार्ड स्किल की बात अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये कहना किसी चीज का टेक्निकल ज्ञान होना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, किसी को टाइपिंग आती है, किसी को जो है डेटा विश्लेषण करना आता है, किसी को अकाउंटिंग आती है, तो वो सब चीजें जो है हार्ड स्किल के अंतर्गत आती है। और इनको कैसे विकसित कर सकते हैं? हम शिक्षा से कर सकते हैं, प्रशिक्षण से कर सकते हैं और अनुभव से कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल मतलब कि क्या होता है? ये व्यक्तिगत गुण और पारस्परिक कौशल होते हैं जो प्रभावी संचार, सहयोग और समस्या समाधान से सहायक होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्तिगत गुण रहते हैं। मतलब कि पारस्परिक कौशल जो प्रभावी संचार, सहयोग और समस्या समाधान में सहायक होते हैं। इसका उदाहरण की बात करें तो नेटवर्क, संचार, टीम वर्क, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, लचीलापन, अनुकूलनशीलता। मतलब कि जब ये ग्रुप में कुछ काम चल रहा है तो उसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं कि सब मिलकर के जो वर्क करके दे रहे हैं वो सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आ रहा है। जैसे कि अपन नेटवर्क की बात करें या एक संचार की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह कोई संचार पहुंचा रहे हैं अपन, या समय प्रबंधन की बात करें, या किसी समस्या के समाधान, चार लोग किसी समस्या के समाधान में लग रहे हैं, तो वो एक तरीके सॉफ्ट स्किल है कि सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि अपन उसको कैसे करके जो है ठीक कर सकें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है मंच के डर पर काबू पाना। अब मान लीजिए कि आपको स्टेज फोबिया है कि आप स्टेज पे जाके खड़े हुए। अब स्टेज पे जाके खड़े कर दिया आपको किसी ने कि अब आप वहाँ कैसे क्या बोलेंगे? आपका ये जो फोबिया है इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसको दूर करने के लिए पहले घबराहट को स्वीकार करें, फिर तैयारी करें, फिर गहरी सांस लें और फिर अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें। तो मतलब कि आप अगर मान लीजिए आपको डर पर काबू करना है तो पहले तो आप ये कर लें कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, ऐसा समझ लीजिए। फिर तैयारी करें कि नहीं मैं इस पे ये तैयारी करूँगा कि ये वर्क जो है मुझे करना है। फिर आप एक लंबी सी सांस लें और शुरू कर दें। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव है तैयारी करें। आप अपनी जो प्रिपरेशन अच्छे से करें उसके बाद में मंच पे जाएं। फिर अभ्यास करें। फिर आप बार बार जो है आप कांच के सामने खड़े होकर के बोलें। आप मतलब आपकी बातें बार बार उस चीज़ को रिपीट करें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में। गहरी सांस लें, लंबी लंबी सांसें लें जिससे कि आपके अंदर एक थोड़ा सा जो नर्वसनेस है वो कम हो। अपने दिमाग को शांत करें, ज़्यादा दिमाग से सोचे नहीं कि ऐसा वहाँ जाने पे मेरे को ये देखेंगे वो देखेंगे, मैं क्या पता क्या बोलूँगा क्या बोलूँगी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने आप को व्यस्त रखें, मतलब कि आप ये नहीं सोचें कि भाई मैं वहाँ पे जाके क्या बोलना है, अब मैं क्या करूँगा। तो वो ज़्यादा सोचने में क्या होता है वो चीज़ें सब गड़बड़ हो जाती है। दर्शकों पर ध्यान दें। आपको लोगों को पर ध्यान देना है। आप जब कुछ बोल रहे हैं तो भाई कि ये व्यक्ति मेरे को देख रहे हैं, इन लोगों को क्या मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उन पे ध्यान दूं। मैं अपने आप पे अगर ध्यान दूंगा तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। अपनी खामियों को स्वीकारें कि हाँ ये पॉइंट पे अपन कम है तो उस पॉइंट को अपन को स्वीकार करना चाहिए। मंच पर जाने से पहले कुछ समय आराम करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रेस्ट कर लें। अपने आप को पुरस्कृत करें कि अगर आपने कुछ गड़बड़ भी करके आपने कुछ बोला तो अपने आप को ये कहे कि हाँ चलो मैं कुछ नहीं बोलने से कुछ तो बोला। शुरू में कम श्रोताओं से आरंभ करें, मतलब कि कुछ लोग थोड़े कम लोगों को बिठा के उनके सामने बोले, फिर बाद में फिर ज़्यादा लोगों के सामने बोले। अब आपका जो अगला टॉपिक है इसमें 3rd यूनिट में वो है बॉडी लैंग्वेज की भूमिका। शारीरिक भाषा। तो शारीरिक भाषा क्या होती है? संचार व्यक्ति के व्यक्तित्व और दूसरों के साथ संबंध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारी भावनाएं, इरादों और विचारों को बिना शब्द के व्यक्त करने में मदद करती है। मतलब कि अपनी बॉडी लैंग्वेज जो रहती है वही डिसाइड करती है कि सामने वाले व्यक्ति
मतलब हमारे नेचर को बताती है कि हमारा नेचर जो है वो किस प्रकार का है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो शारीरिक भाषा की भूमिका क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं कि शारीरिक भाषा जो है उसकी भूमिका क्या होती है। तो शारीरिक भाषा जो रहती है वो संचार को बेहतर बनाती है। तो मतलब कि हम जब कुछ चीज को कह रहे हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अगर हम उस बॉडी लैंग्वेज के साथ में उस चीज को रखेंगे तो वो जो बात है वो और ज्यादा प्रभावी ढंग से बाहर आएगी। भावनाओं को व्यक्त करना, तो मतलब कि जो है कुछ जो ये उन भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं जिन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मतलब बॉडी लैंग्वेज जो है वो हम कभी मान लीजिए शब्द से कुछ चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज उस चीज को बता देती है। दूसरों को समझना, मतलब कि वो दूसरों की भावना, दूसरों को देख के उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे समझना कि भाई इनके इरादे क्या हैं। संबंध बनाना, सकारात्मक शारीरिक भाषा दूसरों के साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती है। जैसे कि अपन अच्छे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो फिर एक पॉजिटिव माहौल जो है उससे बनता है। आत्मविश्वास दिखाना, मतलब कि उचित नेत्र संपर्क, मतलब कि आंखें जो है वो चुराना नहीं चाहिए, आंखों में आंखें डाल के जो है जितना अपने को, ऐसा नहीं कि किसी की तरफ बहुत गुस्से से देख रहे हैं, मतलब कि एक जितनी अपने को वो रखनी चाहिए। खुले हाव भाव आत्मविश्वास और विश्वसनीयता का संकेत देते हैं। मतलब कि आपकी जो मुद्राएं हैं, आपकी किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वही आपको डिसाइड करती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आत्मविश्वास दिखाना, सॉरी ये तो हो गया आत्मविश्वास वाला। तो व्यक्तिगत विकास, शारीरिक भाषा हमारे व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हम खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं। फिर शारीरिक भाषा के उदाहरण, जैसे कि चेहरे के भाव, मुस्कान, भौहों का उठना या सिर हिलाना, हाथों की मुद्रा, हाथ जोड़ना, हाथ हिलाना या अंगूठे को उठाना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पेशेवर प्रस्तुति की कला। अगला टॉपिक है पेशेवर प्रस्तुति की कला। तो पेशेवर प्रस्तुति कला एक ऐसा कौशल है जो जानकारी के प्रभावी ढंग से साझा करने, दर्शकों को आकर्षित करने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। इसमें तैयारी, आकर्षक कहानी, दृश्य सामग्री, आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देना शामिल होता है। तो मैं ये जो चीजें लगातार जो चीज पढ़ता हूँ, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस चीज को नोट डाउन कर लेना है या ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये एक जो है एक पर्टिकुलर पैराग्राफ टाइप का जो रहता है, तो ये किताबी लैंग्वेज वो होती है, पर मैं जो समझाता हूँ वो अलग हिसाब से आपको समझाता हूँ, तो वो आपको दिमाग में रह जाता है। तो पेशेवर प्रस्तुति की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा कौशल होता है व्यक्ति का जो जानकारी को प्रभावी ढंग से साझा करता है, दर्शकों को आकर्षित करने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में भी मदद करता है। इसमें तैयारी, आकर्षक कहानी, दृश्य सामग्री और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देना भी शामिल है। अब पेशेवर प्रस्तुति कला की अगर बात करें तो उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं। पहला होता है तैयारी। तो तैयारी में हमको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, सामग्री का संगठन होना चाहिए, दृश्य सामग्री होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। ये चार चीजें हमको होनी चाहिए। काय में पेशेवर प्रस्तुति, मतलब कि हम कहीं पे अगर मान लीजिए गए, कहीं पे अपन अपना जो है प्रस्तुति देने गए, प्रेजेंटेशन देने गए, तो वहां पे हमको विषय वस्तु का ज्ञान, पहले तो तैयारी, पहला पॉइंट तो है कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पॉइंट है तैयारी, कि हमको हमारी तैयारी अच्छे से करनी है। तैयारी में कौन कौन से पॉइंट है, 4 पॉइंट है। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए हमको, सामग्री का संगठन होना चाहिए हमारे पास में, और दृश्य सामग्री होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद में प्रस्तुति की बात करें तो प्रस्तुति देते समय हमें आकर्षक कहानी होनी चाहिए हमारे पास में, साफ और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, शरीर की भाषा होनी चाहिए और अच्छी आवाज होनी चाहिए, और समय का प्रबंधन होना चाहिए। फिर दर्शकों के साथ में जुड़ना, प्रतिक्रिया, संवाद और आत्मविश्वास, मतलब कि प्रतिक्रिया में ये आएगा कि अपने दर्शकों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना है। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उन पॉइंट में ही आंसर लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको भी जो है ज़्यादा बोरियत भी ना लगे, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। दर्शकों के साथ जुड़ना मतलब कि प्रतिक्रिया, संवाद और आत्मविश्वास की बात है। पेशेवर प्रस्तुति कला के लाभ, प्रभावशाली संचार, अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करें और दूसरों को प्रभावित करें। विश्वास और विश्वसनीयता, अपने काम पर विश्वास रखें और दूसरों को विश्वास दिलाएं।
तो मतलब कि ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रस्तुतियों में श्रव्य और दृश्य माध्यमों का उपयोग। तो आपका जो प्रस्तुति होती है उसमें श्रव्य और दृश्य माध्यमों का उपयोग की बात करें तो जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुति और दर्शकों की रुचि बनाए रखने का एक शानदार तरीका होता है। यहाँ विभिन्न शिक्षण शैलियों का समर्थन करता है और याददाश्त में सुधार करता है। श्रव्य और द्रव्य माध्यमों के प्रकार, ये जरूर आप याद रख लें दोस्तों कि आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि दृश्य माध्यम की बात करें तो मतलब देखिए दृश्य और श्रव्य और दृश्य मतलब कि एक तो क्या होता है दृश्य मतलब कि जो चीज अपने को दिखती है, किसी भी जानकारी को अगर हमें दिखाना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ श्रव्य और दृश्य को कि दृश्य मतलब तो क्या हुआ किसी चीज को दिखाना, श्रव्य मतलब क्या हुआ सुनाना। तो दिखाने की जब अपन बात करेंगे तो दिखाएंगे कैसे, कौन कौन से माध्यम से दिखा सकते हैं, चार्ट से दिखा सकते हैं, ग्राफ से दिखा सकते हैं, चार्ट बना के दिखा सकते हैं, ग्राफ दिखा सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं और या लाइन डायग्राम बना सकते हैं। और श्रव्य के लिए क्या है, श्रव्य के लिए हम संगीत सुना सकते हैं, ध्वनि का प्रभाव दे सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं किसी चीज की, ठीक है। तो ये मतलब कि साधन है कि भाई अपन कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वहां पे हम मतलब कि अगर हम श्रव्य वाले साधन की बात करें तो मतलब सुनने वाले तो हमारे पास में सुनने के साधन होने, सुनाने के साधन होने चाहिए। और अगर दिखाने की बात करें तो दिखाने के साधन भी प्रॉपर होने चाहिए। दिखाने के साधन मतलब कि चार्ट, चित्र, वीडियो, आरेख, तस्वीरें। और सुनाने के साधन होने चाहिए मतलब कि हम संगीत से भी सामने वाले को हमारी बात सुना सके, हम ध्वनि से भी हमारे सामने वाले को बात सुना सके, हम व्याख्या से भी सामने वाले को अपनी बात सुना सके। और ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने को बहुत सारी जगहों पे काम आती है श्रव्य और दृश्य माध्यम, जो कि व्यवसाय, मार्केटिंग वगैरह में, शिक्षा में सब दूर ये जो है काम आती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक शिष्टाचार। सामाजिक शिष्टाचार मतलब कि डिजिटल मैनर्स या सोशल, जो सामाजिक तौर पे सोशल मीडिया पर उचित व्यवहार। तो सोशल मीडिया की अगर बात करें, हम सामाजिक शिष्टाचार की बात करें अभी हम बात कर रहे हैं सामाजिक मैनर्स की, सोशल मैनर्स की बात कर रहे हैं। तो समाज के लोगों के साथ हमें उचित और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, जो कि एक स्वीकृत आचार संहिता है। यह विनम्रता, विचारशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करती है। मतलब कि आपको सामाजिक तौर पे अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा विनम्रता के साथ तो सामने वाले व्यक्ति के साथ में मिलना चाहिए, विचारशीलता के साथ मिलना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। हमको सामाजिक शिष्टाचार में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक शिष्टाचार में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नमस्ते और धन्यवाद कहना चाहिए। किसी कोई सामने मिलता है उसको नमस्ते करना चाहिए, कोई काम अच्छा करता है उसको धन्यवाद कहना चाहिए। और उसके बाद में समय का पालन करना चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। दूसरों के प्रति विचारशील होना चाहिए, मतलब कि दूसरों के साथ बैठने के लिए कहना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उनके साथ सहज व्यवहार करना चाहिए। अनुचित व्यवहार से बचना, मतलब कि दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दूसरों के कपड़ों का मजाक, किसी के कलर का मजाक या किसी के कोई गरीब है उसका मजाक, इस तरीके के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ सामाजिक शिष्टाचार, मतलब कि सोशल तौर पे, सामाजिक तौर पे आपको शिष्टाचार कौन कौन से आपके अंदर होने चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको सम्मान देना चाहिए। उसके बाद में सोशल मीडिया पे हमको उचित व्यवहार करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमको गलत जानकारी और नकारात्मक बातों को नहीं फैलाना चाहिए। सामाजिक शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात, स्वस्थ सामाजिक संबंध के लिए जो है सामाजिक शिष्टाचार की जरूरत है। आत्मसम्मान के लिए सामाजिक शिष्टाचार की जरूरत है। सकारात्मक छवि के लिए जो है अपने को जो है सामाजिक शिष्टाचार की जरूरत है। और सफलता के लिए सामाजिक शिष्टाचार की जरूरत है। तो ये चीज हो गई।
उसके बाद में आपको कुछ और टॉपिक जो हैं वो भी आपको पढ़ने रहेंगे। दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको दिन प्रतिदिन के प्रबंधन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग संगठन, संचार, डेटा प्रबंधन और निर्णय लेने जैसे कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। तो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होती है। और इसके बारे में जो है क्या है कि इसका उपयोग काय काय में आता है? इसका उपयोग जो है आपके संगठन, संचार, डेटा प्रबंधन और निर्णय लेने जैसे कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे दक्षता और उत्पादकता भी वृद्धि होती है। तो यहाँ ICT के कुछ प्रमुख उपयोग भी दिए गए हैं, जैसे कि संचार के माध्यम की बात करें तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया जैसे उपकरणों का उपयोग करके टीम के सदस्य ग्राहकों और हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो संचार माध्यम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों से जुड़ते हैं। तो इनने पहले तो बोल दिया कि ईमेल, वीडियो और सोशल मीडिया के तौर पे हम किसी तक हमारी बात कैसे पहुंचाते हैं उसके बारे में। फिर बाद में संगठन की बात है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्लाउड स्टोरेज, डेटाबेस का उपयोग करके जानकारी को व्यवस्थित तौर पे, मतलब कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जानकारियों को इकट्ठी करके रख सकते हैं। डेटा प्रबंधन मतलब कि डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन टूल का उपयोग करके डेटा को बेहतर ढंग से समझाना होता है। उसके बाद में ग्राहक संबंध प्रबंधन, CRM सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करना। मानव संसाधन प्रबंधन मतलब कि HRM सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कर्मचारियों को जानकारी प्रबंधित करना और भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वित्तीय डाटा को प्रबंधित करना। शिक्षा और प्रशिक्षण में ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और वीडियो का उपयोग करके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि सोशल मीडिया, ई मार्केटिंग और वेब मार्केटिंग जैसे डिजिटल, मतलब कि आपको इसमें बस इतना ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि किस तरीके से डाटा को हम स्टोर करते हैं, किस तरीके से डाटा को दूसरे तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से हम संचार करते हैं इधर से उधर, चाहे वो ऑनलाइन मीडियम से करें, चाहे वो मेल करें, चाहे हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू जुड़े, वो होता है। आखिरी जो इसका जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो है सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग। तो सोशल मीडिया का जो है देखिए, सोशल मीडिया जो रहता है वो कहीं ना कहीं जानकारी साझा करने का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्क बनाने और समुदाय के सक्रिय रहने के लिए शक्तिशाली माध्यम है। पर आपको जो है इसको अच्छे तौर पे अगर सोशल मीडिया को यूज में लेंगे तो आप जरूर जो है इससे लोगों से जुड़ सकते हैं, पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं बहुत सारे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए मैं लाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस काफ़ी वास्ट है और एक क्लास में तो ये खैर कंप्लीट नहीं हो सकता, पर क्योंकि मुझे पता है कि अभी इतना समय नहीं बचा है, आपकी एग्ज़ाम्स चल रही हैं, तो मुझे पता है कि आपको इस समय जो है एक शॉर्ट में मैं पूरा टूर करवाना चाह रहा था कि आपका जो है आपके सिलेबस में क्या-क्या है। तो मैं एटलीस्ट आपको बोल के और एक तरीके से थोड़ा बहुत इसको समझा करके जो है आपको आपका सिलेबस पूरा समझा सकूँ। तो आज मैंने आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स वाली क्लास ली है। इसी तरीके से मैं अन्य विषयों की भी जो है क्लास लेने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को काफ़ी पसंद करें। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और स्पेशली शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को क्लिक करें, तभी आपको मेरे नए वीडियोस जो है मिल सकेंगे। और मोस्टली मैं जानता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स में मोस्टली साइंस के फील्ड्स के स्टूडेंट्स से जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स तक भी ये चीज़ आप आर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँ, स्टूडेंट्स पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग
को इससे जोड़ें, हमारे चैनल से जोड़ें। और अब नेक्स्ट वीडियो के में हम मिलते हैं, और आप बेस्ट ऑफ लक मैं देना चाहता हूँ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको आपके क्या थॉट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दिया कीजिए। आप क्या चीज़ और जानना चाहते हैं, तो वो मुझे आपके जो कमेंट्स रहेंगे वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। धन्यवाद।